सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छे से आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी चल रही होगी। और वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद साइमा। सो लेट्स स्टार्ट today's editorial analysis and let's see what it is all about. So the heading itself is saying coerced consent on sedition, है ना। कोर्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? फोर्स्ड अनविलिंगली, है ना। किसी को अनविलिंगली फोर्स करना, किसी की इच्छा नहीं है लेकिन हम उसे फोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोर्स्ड कंसेंट। कंसेंट मतलब कोई रिटन चीज़ है या कोई डिस्कशन है ना। कंसेंट ऑन सिडिशन। अभी सिडिशन लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है, ये इंडिया के ऊपर इसमें हम बात करेंगे। सेडिशन लॉ या रूल के ऊपर हम बात करेंगे। एडिटोरियल पढ़ने से पहले मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज सेडिशन। ठीक है, तो कोर्स कंसेंट मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी को फोर्स किया जा रहा है अनविलिंगली, किसी कंसेंट के ऊपर, किसी बातचीत के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर। और वो क्या है? सेडिशन लॉ या सेडिशन रूल, आप समझ लीजिए। सो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द article and it is from the Hindu newspaper. Okay, so before coming to the editorial, before discussing the editorial, we have to complete the vocabulary section. Okay, so first word is coerced. coerced देखिए हेडिंग में भी यूज हुआ है ना, coerced। तो इसका मतलब क्या होता है? फोर्स अनविलिंगली, है ना। मजबूर किया गया, मजबूर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती कराया गया। कोई काम होता है जो किसी से हम ज़बरदस्ती कराते हैं, उसे हमको बोलेंगे coerced। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फोर्स्ड, कंपेल्ड, प्रेशर्ड, इंटिमिडेटेड, ऑब्लाइज्ड, है ना। मजबूर, विवश, दबाव डाला गया, डराया गया, बाध्य, है ना। इसका आप हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, अवेलेबल है। इसको भी इंग्लिश में एकदम से याद नहीं होते, वो हिंदी मीनिंग देखते हुए याद कर ले। ठीक है, एंटोनिम्स देख लीजिए आप। ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे इसके? वॉलंटरी, विलिंग, फ्री, है ना, अनफोर्स्ड, ऑप्शनल। वॉट विल बी द निमोनिक ट्रिक? कोर्स साउंड्स लाइक फोर्स। कोर्स कैसा साउंड करता है? जैसे कोई चीज़ फोर्स करी जा रही है। फोर्स्ड, कोर्स्ड, है ना। अगर हम देखें इस तरह से राइमिंग कर रहे हैं तो कोर्स्ड मीन्स फोर्स टू डू समथिंग। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोर्स्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर फोर्स करना, किसी से कोई काम कराना। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड। नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इट इज, लेट्स सी। सेडिशन। सेडिशन आया था ना हेडिंग में। ये भी एक नाउन है। और क्या मतलब होता है? स्पीच और एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राजद्रोह। स्पीच होना या एक्शन होना किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। सेडिशन, उसे क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल वर्ड क्या है? सेडिशन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वर्ड है, सेडिशन। ठीक है, स्पेलिंग भी चेक करते रहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में स्पेलिंग्स भी आती हैं। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। एमसीक्यू दे देंगे आपको, एमसीक्यू फॉर्म में ऑप्शन दे देंगे और वर्ड दे देंगे। अब आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करनी होगी। तो आपको क्या करना है? हर वर्ड की जो है स्पेलिंग भी नोट करनी है। कमिंग टू द सिनोनिम्स नाउ। ट्रेजन, ट्रीजन, ट्रीजन देशद्रोह। ट्रीजन क्या होता है? देशद्रोह। रेबेलियन, विद्रोह करना। रिवोल्ट, बगावत। इंसरेक्शन, म्यूटिनी, गदर, है ना। तो ये सब जो है हिंदी मीनिंग से आप याद करें। एंटोनिम्स क्या है? लॉयल्टी, पैट्रियोटिज्म, ओबीडियंस, फेथफुलनेस और एलिजेंस। ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स, है ना। तो सिनोनिम्स क्या थे इसके? हर चीज़ अगेंस्ट, जो देश के अगेंस्ट हो, है ना। रेबेल हो, रिवोल्ट हो, रिवोल्ट कहते हैं बगावत, है ना। इंसरेक्शन, विद्रोह करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉयल्टी, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति, है ना। ये सब बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, किस तरह से आप इस वर्ड को याद रखेंगे? सेडिशन का मतलब होता है सेइंग अगेंस्ट द नेशन। कोई भी चीज़ अपने नेशन के, अपनी कंट्री के खिलाफ बोलना। ठीक है, उलट बोलना, ऑपोजिट चीज़ बोलना, सेडिशन। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनली। इज एन एडवर्ब। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? एडवर्ब है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ऐसा लिखा होता है ना सेंटेंस न्यूज़पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनली। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी बात जो लिखी हुई है वो संवैधानिक रूप से है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए लिखा होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे? लीगली, लॉफुली, ज्यूरिडिकली, राइटफुली और वैलिडली। ये सब क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स। अनलॉफुल, सब कुछ ऑपोजिट हो जाएंगे। अनलॉफुली, इनलीगल, रॉन्गफुली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब असंवैधानिक रूप से, इम्प्रॉपरली मतलब अनुचित रूप से। नाउ व्हाट विल बी द निमोनिक ट्रिक? कॉन्स्टिट्यूशनली, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के
जो उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से चलना, उस हिसाब से बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रेन इज अ वर्ब। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रेन? अब री, जैसे फ्रेन अलग वर्ड है, उसके आगे लगा हुआ री, मतलब कोई चीज़ दोबारा हो रही, टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, रोकना। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना। सिनोनिम्स देखिए, अवॉइड, रेजिस्ट, एब्सटेन, विदहोल्ड और डेजिस्ट, बंद करना। ये क्या हो जाएंगे? सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू दी एंटोनिम्स नाउ, कॉन्टिन्यू, प्रोसीड, आगे बढ़ना, कॉन्टिन्यू, जारी रखना, है ना, परसिस्ट मतलब वहाँ पे डटे रहना, इंगेज, शामिल होना, परफॉर्म करना, परफॉर्म का मतलब कोई भी चीज़ परफॉर्म करना, एक्शन है ना, कोई भी चीज़। निमोनिक ट्रिक क्या हो जाएगी रिफ्रेन की? रीफ्रेन मतलब री अलग वर्ड है, मैंने आपको बताया था, और फ्रेम अलग वर्ड है ना, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। रीफ्रेन, किसी भी फ्रेम को, किसी भी एक्शन को क्या करना? दोबारा से करना, ठीक है, तो रीफ्रेन। इस तरह से आप रीफ्रेम से रीफ्रेन वर्ड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोएर्सिव, एडजेक्टिव है कोएर्सिव, ठीक है, यूजिंग फोर्स और प्रेशर। अगेन इसका मतलब भी यही है, कोर्स्ड और कोएर्सिव मिल, दोनों एक ही मिलते जुलते वर्ड्स है ना, तो इसका मतलब भी यही है, क्या है? दबाव डालना। कोर्सिव मतलब दबाव डालना, जैसे सिनोनिम्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फोर्सफुल, थ्रेटनिंग, एग्रेसिव, कंपेलिंग और अथॉरिटेरियन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, जेंटल, है ना, परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब क्या होता है? समझाने वाला, कोई चीज़ किसी किसी और को समझाई जा रही है, परसुएट करना है ना, परसुएट करना, तो परसुएसिव। वॉलंटरी, सॉफ्ट, नरम। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लोकतांत्रिक हमारा देश है। तो इस तरह से जो है इसको हम समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज ए नेमोनिक ट्रिक? कोएर्सिव पीपल कोर्स अदर्स बाय फोर्स। कोएर्सिव पीपल क्या करते हैं? कोर्स करते हैं दूसरों को फोर्स से, मतलब दूसरों को क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं, फोर्स डालते हैं। किस कैसे कैसे? दूसरों पे। कोर्सिव पीपल मतलब जो फोर्सफुल पीपल होते हैं वो कोर्स करते हैं, मतलब फोर्स करते हैं दूसरों पे। कैसे करते हैं? बाय थ्रेटनिंग, है ना, एग्रेसिव होके, अथॉरिटेरियन दिखा, अपने आप को अथॉरिटी दिखाते हुए करते हैं अपना, कि हम ऊपर हैं और आप जो नीचे हो तो हमारी ये बात मानो। प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं ना, फोर्स डालते हैं, डराते हैं, थ्रेटनिंग, धमकीपूर्ण, है ना, धमकी देकर करवाते हैं कोई काम। तो ये इस तरह से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकार, इनकारसिरेटेड, है ना। इनकारसिरेटेड का क्या मतलब होता है? एग्जेक्टिव है, इम्प्रिजन्ड और जेल्ड, कैद किया गया, किसी को जेल करा देना या इम्प्रिजन कर लेना, जेल में डाल देना, है ना, तो इनकारसिनेटेड। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड है और आपको याद रखना है। क्या होगा इसके सिनोनिम्स? इम्प्रिजेंट, है ना, कैद करना। डिटेन्ड, डिटेन्ड वर्ड भी हम सुनते हैं, क्या होता है? हिरासत में लेना किसी को, ठीक है। कन्फाइंड, बंद कर देना। जेल्ड, जेल में डालना। कैप्टिव, बंदी। सब इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। कमिंग टू दी एंटोनिम्स नाउ, फ्रीड, रिलीज्ड, लिबरेटेड, आज़ाद, है ना, लिबर्टी से आप समझ सकते हैं लिबरेटेड, है ना, फ्रीड से फ्री, मुक्त, फ्री से फ्रीड, रिलीज, रिलीज कर देना, छोड़ देना। इंडिपेंडेंट तो आपको पता ही है, स्वतंत्र, और अनकन्फाइंड मतलब खुला हुआ। सब ऑपोजिट्स हैं और बहुत ईजी हैं। Coming to the mnemonic trick, incarcerated, put inside a cage, car like jail। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, incarcerated को आप समझ सकते हैं इन कार मतलब कार के अंदर, तो कोई भी चीज़ जो अंदर डाली जा रही है ना, इनसाइड, तो आप इनकारसरेटेड, तो इस mnemonic ट्रिक से आप जो है याद रख सकते हैं वर्ड और सिनोनिम्स वगैरह। नेक्स्ट है प्रीजम्पशन। प्री और जम्पशन ये अलग अलग हैं, है ना। कोई जम्पशन कोई सोच विचार, प्री मतलब पहले से, तो ये नाउन है, ठीक है। अब बिलीव एक्सेप्टेड बिफोर प्रूफ, ऐसा अनुमान लगाना ना, कोई ऐसा बिलीव जो एक्सेप्ट कर देना प्रूफ से पहले, प्रूफ दिए बिना। तो सिनोनिम्स देखते हैं, अजम्पशन, बिलीव, एक्सपेक्टेशन, सपोजिशन और इन्फ्रेंस, ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रूफ, सर्टेनिटी, फैक्ट, रियलिटी और एविडेंस, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स, ठीक है। नेमोनिक देखते हैं, प्री और जम्पशन, अज्यूम करना प्रूफ से पहले, है ना, प्री जम्पशन मतलब अज्यूम कर लेना प्रूफ से पहले, है ना। तो चिलिंग, नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाता है? अब चिलिंग, एग्जेक्टिव, दिस इज एन एग्जेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और हम देख के ही पता लगा रहा, जब हम पढ़ रहे हैं इस वर्ड को चिलिंग को, तो हमें ठंड सी महसूस हो रही है। चिल मतलब ठंड, है ना, तो हम कभी कभार ऐसा बोलते हैं ना विंटर्स में, दिस विंटर इज सो चिलिंग, इस तरह से बोलते हैं। या फिर हम दूसरे को चिल अप करने के लिए बोलते हैं, जस्ट चिल्ड, ऐसा भी बोल देते हैं।
तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग फियर और डिस्करेजमेंट। ठीक है, अब चिलिंग का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है। एडिटोरियल में क्या है, क्रिएटिंग फियर किसी के अंदर डर पैदा करना या फिर डिस्करेजमेंट, है ना। अब जैसे एग्जाम यहाँ पे सिनोनिम्स देखिए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, फ्राइटनिंग डरावना, है ना। यहाँ पे चिलिंग जो यूज़ हुआ है ना, हॉरर मूवीज़ में भी हम यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड चिलिंग, डर के लिए। इंटिमिडेटिंग, अलार्मिंग, टेरिफाइंग और स्केरी, डरावना, ये सब जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली चिलिंग ठंड वाला नहीं है। देखिए एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं या बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, तो यहाँ पे वो वाला डर नहीं है, यहाँ पे वो वाला मीनिंग नहीं है। चिलिंग का मतलब क्या है, खौफनाक, डरावना, है ना। भयभात मतलब डर जिसमें पैदा हो, टेरिफाइंग मतलब भयानक, है ना। और अलार्मिंग, चिंता हो जाए जिससे, तो ये सब क्या है, चिलिंग में आ जाएगा। ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे, कंफर्टिंग, आरामदायक, है ना, और इनकरेज करना, रिश्योरिंग, प्लीजेंट, इंस्पायरिंग। Coming to the mnemonic trick now, chilling news gives a cold feeling of fear. Chilling news, चिलिंग न्यूज़ या मतलब खतरनाक न्यूज़ आई है, कोई बहुत डरावनी बात है, न्यूज़ ऐसी है जो कि चिंता वाली हो ना, तो उससे चिलिंग न्यूज़ की वजह से क्या हो, किसके अंदर कोल्ड फीलिंग आ गई फेयर की। अब यहाँ देखिए एक ही वर्ड है चिलिंग, लेकिन यहाँ दो तरह से इस्तेमाल हुआ है। अब अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ठंड वाला भी इस्तेमाल हो गया, इंटरप्रिटेशन है, और जो है डर वाली भी है। देखिए चिलिंग न्यूज़ मतलब डरावनी न्यूज़ है या फिर चिंता वाली न्यूज़ है ना। उसने क्या करा, गिव्स, दे रही है वो क्या, कोल्ड फीलिंग मतलब जब कोई डर जाता है तो एकदम से क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ना, उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, कोई डर जाए तो, बहुत ज़्यादा डर जाए तो। यहाँ वही मतलब है, चिलिंग न्यूज़ क्या दे रही है हमें, कोल्ड फीलिंग दे रही है, किस चीज़ की, फियर की। तो यहाँ देखिए चिलिंग का दोनों ही मतलब यहाँ पे आ गए सेंटेंस में। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड नाउ। परवर्स इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग, रॉन्ग और अनरीजनेबल इन अ हार्मफुल वे। ठीक है, रॉन्ग होना या अनरीजनेबल होना, कैसे, हार्मफुल वे में। सिनोनिम्स देखिए, ट्विस्टेड, करप्ट, एबनॉर्मल, रॉन्ग हेडेड, इमोरल। ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स, मॉरल, प्रॉपर, ऑनेस्ट, फेयर, एथिकल, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स। कमिंग टू द mnemonic trick, परवर्स पर्सन प्रिफर्स लॉन्ग थिंग्स। परवर्स पर्सन क्या पसंद करता है, रॉन्ग थिंग्स, है ना, गलत चीज़ें पसंद करता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इज एन एडजेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग, एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू रहने वाला। सस्टेनेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये न्यूज़पेपर में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें सिनोनिम्स, ड्यूरेबल, लास्टिंग, स्टेबल, विएबल, एंड्योरिंग। ठीक है, कमिंग टू द एंटोनिम्स, टेम्पररी, वीक, अनस्टेबल, फ्रेजाइल, अनसूटेबल। नेमोनिक ट्रिक क्या होगी, सस्टेनेबल का मतलब होता है कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग, है ना, लंबे टाइम के लिए टिकाऊ चीज़, चलने वाली चीज़। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, लेट्स कम टू द पार्ट 2 विच इज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट है सेट असाइड, तो हमें पता लग रहा है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, साइड में रख देना। तो रिजेक्ट, है ना, रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, ये इग्नोर कर देना। ऑफिशियली, ऑफिशियली याद रखेंगे। ठीक है, सेंटेंस देखिए, द कोर्ट में सेट असाइड द ओल्ड लॉ इफ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ओल्ड लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा तो कोर्ट क्या करेगी, उसे इग्नोर कर देगी, कैंसिल कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। अब वो सिडेशन लॉ की बात होगी, सिडेशन लॉ की वो हम सब अभी समझेंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट है वो है वेट आउट। वेट आउट का मतलब होता है टू रिमेन पेशेंट अंटिल अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड्स। पेशेंट बने रहना, पेशेंस रखना जब तक कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाती। एग्जाम्पल देखें, सम एक्यूज पर्सनस try to wait out the legal proceedings while staying on bail. नेक्स्ट फिक्स प्रपोजिशन, कंट्रास्ट के साथ यहाँ देखेंगे आप, टू है। फिक्स प्रपोजिशन क्या मतलब होता है इसका, यूज्ड टू शो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दिखाना डिफरेंस किसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में। द न्यू डिसीजन स्टैंड्स इन कंट्रास्ट इन द अर्लियर जजमेंट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है डिपेंड के साथ ऑन, टू रिलाई अपॉन समवन ऑन समथिंग, किसी के ऊपर रिलाई होना। देन सेंटेंस देखिए, जस्टिस शुड नॉट डिपेंड ऑन पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन। पर्सनस की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कि वो इकोनॉमिकली कितना वेल है, उस पर जस्टिस नहीं सर्व होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज कॉलोकेशन, फर्स्ट कॉलोकेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। और पढ़ के आपको क्या लग रहा है इसका मतलब, इट रिफर्स टू क्वेश्चनिंग अ लॉ, किसी लॉ के ऊपर क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन करना, या प्रोविजन
ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्वेश्चन करना लॉ पे या प्रोविजन उठाना, क्वेश्चन करना प्रोविजन किसके बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे। इन लीगल एंड फॉर्मल इंग्लिश हमेशा आप याद रखेंगे, लीगल और फॉर्मल इंग्लिश के अंदर चैलेंज जो आया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, इज कॉमनली यूज विद लॉज, राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कैसे यूज होता है, लॉज के साथ, राइट्स के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ। हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज ही बोलेंगे, कब, बिकॉज इट्स बेसिकली रिफर्स टू लीगल ऑब्जेक्शन, क्योंकि जब इसकी बात आ जाएगी इसका मतलब क्या है, कोई लीगल ऑब्जेक्शन मतलब कोई इंपॉर्टेंट लीगल जो है चैलेंज किया जा रहा है, ऑब्जेक्शंस की बात आ रही है इस लॉ के अंदर, तो हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज बोलेंगे, ठीक है। रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसका मतलब क्या है कि जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का मतलब ये होता है कि इट रिफर्स टू लीगल ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। लीगल ऑब्जेक्शंस करे जा रहे हैं उस पर, जैसे सेडिशन लॉ है, अब उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है ना, कोई उस पर जो है विद्रोह कर रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है, तो वो सब कैसा देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है उसकी, उसके हिसाब से उसमें फैसला लिया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, द न्यू लॉ फेस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब जो क्या मतलब हुआ, कोई नया लॉ निकला है मान लीजिए, ठीक है, जो निकाला है सुप्रीम, अब न्यू लॉ लॉ क्या कर रहा है, फेस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, मतलब क्या वो उसकी वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही है, वो सब चल रहा है, ठीक है, वो सब चेकिंग हो रही है, उस पर ऑब्जेक्शन उठ रहा है, वो सब देखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या फेस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब देखिए किस तरह ये कॉलोकेशन है, और ये क्या मतलब है इसका, इट रिफर्स टू फियर, डर या प्रेशर दैट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम स्पीकिंग फ्रीली। ऐसा डर लोगों के अंदर पैदा कर देना या प्रेशर बनाना जो लोगों को डिस्करेज करे क्या करने के लिए, कि वो फ्रीली नहीं बोल सकते, ठीक है, किसी भी लॉ के खिलाफ नहीं बोल सकते, या किसी भी पॉलिटिकली या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो चिलिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल एंड लीगल इंग्लिश में हम चिलिंग जो है फ्रीक्वेंटली कॉलोकेट हो जाता है इफेक्ट के साथ, हमेशा चिलिंग इफेक्ट ही लिख कर आएंगे, ठीक है। टू डिस्क्राइब फियर दैट सप्रेसेस एक्शन ऑफ स्पीच, दिखाने के लिए फियर जिसकी वजह से इंसान की सप्रेस मतलब दबाव डाला जाए उसके एक्शंस पे या स्पीच पे, सिर्फ स्पीच पे नहीं, एक्शंस की भी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा क्या बोलेंगे, चिलिंग इफेक्ट, बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यूज इन कोर्ट्स एंड मीडिया डिस्कशंस, और याद रखें कहाँ पे यूज़ होता है ये, कोर्ट के अंदर, ठीक है, और मीडिया डिस्कशन में फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, उसमें चिलिंग इफेक्ट ही बोला और लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज, सेंसरशिप लॉज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छा ट्यूटोरियल पहले भी आ चुका है, उसमें मैंने सब आपको सेंसरशिप लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, जितने भी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज कैन क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, सेंसरशिप लॉज क्या थे कि जो गवर्नमेंट है वो जो है क्या कर सकती है, किसी का भी अकाउंट क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, डीएक्टिवेट कर सकती है, अगर जो है बात कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ कह रहा है या पॉलिटिकल टर्म्स के खिलाफ बात कर रहा है। तो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज अगर बनाए जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर इफेक्ट हो जाएगा, किस चीज़ का इफेक्ट होगा, चिलिंग इफेक्ट, किस चीज़ का, कि वो फ्रीली स्पीच अपनी नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं कह सकते या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। सो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिसेंटर। डिसेंटर क्या होता है, अ पर्सन हु अपोजेज ऑफिशियल पॉलिसीज और ओपिनियंस, ऐसा पर्सन जो अपोज करता है ऑफिशियल पॉलिसीज़ को या ओपिनियंस को। इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन किसे बोलते हैं, मैंने आपको इनका इसका मतलब भी बताया था, द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन, किसी को भी बंद कर देना प्रिजन के अंदर ना, कारावास या फिर कैद कर लेना। ईडियम्स देखते हैं, फर्स्ट है एडिटोरियल से, हॉब्सन्स चॉइस, ये आपने सुना भी होगा, हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति वेयर देर इज़ ओनली वन रियल ऑप्शन, जहाँ पे जो ऑप्शन हो वो सिर्फ एक रियल ऑप्शन हो, ऑल्दो इट अपियर्स देर इज़ अ चॉइस, हालांकि वहाँ पे चॉइसेस मौजूद हों लेकिन आपको एक ही रियल ऑप्शन मिल रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉब्सन्स चॉइस। द वर्कर्स फेस्ड अ हॉब्सन्स चॉइस बिटवीन एक्सेप्टिंग लो वेजेस और लूजिंग देयर जॉब्स। अब देखिए वर्कर्स क्या फेस कर रहे हैं, हॉब्सन्स चॉइस फेस कर रहे हैं, किसके अंदर, लो वेजेस को एक्सेप्ट कर लो, लो वेजेस मतलब कम सैलरी पे काम कर लो, या फिर अपनी जॉब्स को खो दो, जॉब से निकाला जाएगा। नेक्स्ट है वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल क्या का मतलब होता है, फाइनली एंड परमानेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बस अब ये फाइनल है, लास्ट है और परमानेंट भी है,
हम इसको यूज़ भी करते हैं, वंस एंड आउट फॉर ऑल था। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट शुड सेटल द कॉन्स्टिट्यूशन इशू वंस एंड फॉर ऑल। कोर्ट को क्या करना चाहिए, सेटल कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इशू को फाइनली और परमानेंटली। ठीक है, जार्गन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये कोलोकेशन भी था, इसका आपको मीनिंग भी पता है। अ लीगल ऑब्जेक्शन क्लेमिंग, एक ऐसा लीगल ऑब्जेक्शन जिसमें क्लेम किया जा रहा है दैट अ न्यू वॉयलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कि क्या ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, लीगल ऑब्जेक्शन जिसमें लॉ क्या वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ फेस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। बेल, है ना, बेल भी हम काफ़ी बार ये वर्ड सुनते हैं, क्या होता है बेल, टेम्पररी रिलीज। टेम्पररी रिलीज मतलब कुछ वक्त के लिए रिलीज कर देना एक्यूज पर्सन को, है ना, एक्यूज पर्सन को जिस पे क्लेम किया गया है, फ्रॉम कस्टडी बिफोर ट्रायल। ट्रायल दिया जाएगा कोर्ट में, उस ट्रायल से पहले, ठीक है, कस्टडी से निकालने के लिए उस एक्यूज पर्सन को टेम्पररी छोड़ देना। जमानत भी बोलते हैं ना, हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब जमानत बोलते हैं उसको, बेल, जमानत पे छोड़ दिया, इस तरह हम बोलते हैं। द एक्यूज वॉज ग्रांटेड बेल ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। क्यों उसे छोड़ दिया गया बेल पे, उसे पूरी तरह क्यों नहीं रिलीज करा, सिर्फ बेल पे क्यों छोड़ा, जमानत क्यों दी, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल। रीड दिस इन 1 minute and then we will move forward. Look at the introduction, conclusion, keywords, all the important names, stats, abbreviation, vocabulary। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखिए, जल्दी से इसको रीड करें स्किमिंग मेथड से, देन वी विल मूव अहेड। एंड वन थिंग आई वांट टू रिमाइंड दैट वीडियोस को ना आप लेसन्स को पूरा देखा करिए, अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं बाद में, सो फुल वीडियो ज़रूर देखें। वो उसकी वजह ये है कि मैं सिर्फ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के या यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस आंसर्स नहीं करा रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में लास्ट पार्ट में जितने भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको लास्ट पार्ट में करा रही हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों बच्चों के लिए तो अलग है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स सी सेट और जो मेंस के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो मैं अलग डिफरेंट सेक्शंस में कराती हूँ। लेकिन लास्ट का जो सेक्शन है वो आप लोगों के लिए, जो बाकी सारे बच्चे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी पैटर्न में आते हैं और दोनों का यूपीएससी का पैटर्न अलग होता है। देखिए, आंसर क्वेश्चन आंसर्स का, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यूजीसी नेट है, जैसे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स हैं, सीयूटी के एग्ज़ाम्स है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बैंकिंग है, जेट है, कैट एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न अलग होता है। इसी वजह से मैं आपको जो है अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ, और जो है लास्ट तक जो आपको वीडियो देखनी है वो इसी वजह से देखनी है कि आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है।
Okay, let's move to the second important paragraph. This is the second paragraph, and read this also. Fine. Read the conclusion part also, because conclusion में ही आपको पता लगता है कि जो एडिटर हैं वो फाइनली क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं अपने एडिटोरियल से, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। ठीक है। अब चाहे लिखने वाली बात हो, चाहे वो एमसीक्यूज आए आपके, कंक्लूजन में से आपका ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन पार्ट एज वेल। अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, कमिंग टू दी डिस्कशंस नाउ। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सेडिशन लॉ क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल को। सेडिशन इज़ अ लॉ यूज्ड अगेंस्ट एक्शंस और स्पीच दैट आर कंसिडर्ड टू एनकरेज हेट्रेड, डिसकंटेंट और रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेडिशन क्या है? एक लॉ है। ठीक है। सेडिशन क्या है? एक लॉ है जो यूज़ किया जाता है किसके खिलाफ? एक्शंस के खिलाफ या स्पीच के खिलाफ जो कंसिडर हो और इनकरेज कर रहे हो हेटरेट, लोगों के अंदर क्या चीज़ फैला रहे हो, क्या एक्शंस के थ्रू या स्पीच के थ्रू, हेटरेट, डिसकंटेंट और रिबेलियन मतलब रिवोल्ट करें वो किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। इन इंडिया, अब इंडिया की बात कर रहे हैं, द ओल्ड सेडिशन लॉ वाज सेक्शन 12(4)(a) ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी। अगर ओल्ड सेडिशन लॉ देखें तो सेक्शन 124(a) में आता है इंडियन पेनल कोड के अंदर। ठीक है। लेकिन वो पुराना कह रहे हैं, देखो, इन इंडिया द ओल्ड सेडिशन लॉ, it was introduced by the British colonial government to suppress freedom movements and silence critics। समझ में आया आपको कब बनाया गया था ये बनाया गया था जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। इतना ये बनाया गया था सेडिशन लॉ। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि ऑब्वियसली ताकि कोई भी इंडियन जो है सप्रेस ना करे उनकी गवर्नमेंट को। ठीक है। और फ्रीडम मूवमेंट्स ना करे। ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट्स ना करे, रिवोल्ट ना करे, उनके खिलाफ ना जाए, उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए, कोई एक्शन ना करे, हेटरेट ना फैलाए, और साइलेंस क्रिटिक्स के को बंद करने के लिए, मतलब जो क्रिटिक्स हैं उनको साइलेंस करने के लिए, चुप करने के लिए, ताकि वो कुछ ना बोले। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिशन लॉ आपको समझ में आ गया। अब आइडिया क्या था? सेडिशन लॉ का आइडिया क्या है? मेन आइडिया ऑफ सेडिशन लॉ, अ पर्सन कुड बी पनिश्ड इफ दे, किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं अगर वो ट्राई टू क्रिएट हेट्रेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, ट्राई करेगा क्रिएट करने की हेट्रेड गवर्नमेंट के खिलाफ, एनकरेज वायलेंस और रिबिलियन, इनकरेज करेगा वायलेंस और रिबिलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, स्प्रेड वर्ड्स ऑफ और एक्शंस, है ना, ऐसे वर्ड्स फैलाएगा, ऐसे एक्शंस फैलाएगा जो सीन एज थ्रेटनिंग स्टेट अथॉरिटी, जो थ्रेटनिंग हो जाएंगे स्टेट अथॉरिटी के लिए। हाउएवर, पीसफुल क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू फ्री स्पीच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके अलावा और भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं कि पीसफुल क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड है कहाँ पे? कहाँ पे? अंडर द राइट टू फ्री स्पीच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कि आप पीसफुल जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो है ये सारी चीज़ें करोगे जो यहाँ पे ऊपर मेंशन है, तो आपके खिलाफ क्या लिया जाएगा? सेडिशन लॉ काम करेगा। ठीक है। आपको उसके अंदर ले लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट पोजीशन। अब सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या आती है इसमें, ये देखिए, इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट सेट। अब यहाँ पे केदारनाथ सिंह और स्टेट ऑफ बिहार के ऊपर क्या बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? सेडिशन अप्लाइज ओनली व्हेन स्पीच इंसाइट्स वायलेंस एंड पब्लिक डिसऑर्डर। सेडिशन जब भी अप्लाई होगा, सेडिशन लॉ जो है वो जब भी अप्लाई किया जाएगा जब आपकी स्पीच या एक्शन जो है वायलेंस पैदा करें या पब्लिक डिसऑर्डर पैदा कर दें। ठीक है। मोर क्रिटिसिज्म मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन। अगर आप
पीसफुल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो वो सेडिशन में नहीं माना जाएगा। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया की, वो देख लेते हैं। सेक्शन 124 AIPC was effectively replaced in 2024 by section 152। अब इस लॉ को, जो पुराना लॉ था ना, इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया था 2024 में 152 सेक्शन 152 में ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स से द न्यू प्रोविजन इज सिमिलर टू द ओल्ड ट्रेडिशन लॉ। वो कह रहे हैं कि जो न्यू प्रोविजन है वो सिमिलर है जैसे ओल्ड ट्रेडिशन लॉ था। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सच लॉज स्टिल डिबेटेड इन द कोर्ट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है ऐसे लॉज जो बनाए जा रहे हैं या पुराने हैं, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है वो क्या है, डिबेटेड, मतलब बार बार डिबेट की जाती है कोर्ट्स के अंदर कि जो पुराने लॉज हैं इनको ख़त्म किया जाए, या जो भी है इनकी वैलिडिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो है रिलेट है या नहीं है ना। तो इन इसके ऊपर हर वक्त जो है क्या चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है। और इसी बात को आज एडिटोरियल ने अपने एडिटोरियल में एडिटर ने बताया है। अब आ जाते हैं फाइनली एडिटोरियल पे। ठीक है, सो आपको सेडिशन लॉ और इसकी पूरा बैकग्राउंड आप समझ में आ चुका है, तो अब आसानी से जो है ना आपको ये एडिटोरियल भी समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। The Indian state has not infrequently used the colonial offence of sedition, codified under 124A of their Penal Code (IPC), as a tool to quell dissent। ठीक है, क्या मतलब है, क्या बता रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑफन यूज सेडिशन लॉ। गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बहुत कमी से इस्तेमाल करा है, विच केम फ्रॉम ब्रिटिश कोलोनियल रूल। कहाँ से आया ये, ब्रिटिश कोलोनियल रूल से आया, टू सप्रेस क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन वॉइसेस, ताकि सप्रेस किया जा सके, दबाव डाला जा सके क्रिटिसिज्म पे और अपोजिशन वॉइसेस पे। ठीक है, इन May 2020 the Supreme Court of India asked state and central governments to refrain from registering new first information reports and from taking coercive measures under section 124A in CG Wombatkere versus Union of Indian Wide Center, and it would reconsider the provision। अब इसका मतलब क्या है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी स्टॉप कर दिया था क्या, मिसयूज़ करना इस लॉ का, बाय आस्किंग गवर्नमेंट से पूछते हुए नॉट टू फाइल न्यू सेडिशन केसेस वाइल द लॉ वाज अंडर रिव्यू। क्यों बंद करा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे कि 2022 में ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने बंद कर दिया था कि अभी थोड़े टाइम के लिए इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट से पूछा था, कहा था कि इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए इस लॉ को, क्योंकि ये पुराना हो चुका है और ये जो लॉ है ना इसको अभी क्या करा जा रहा है, रिव्यू के अंदर है, मतलब देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी है या नहीं। However, later the new criminal law code called BNS replaced the old sedition section with another similar provisions and even made punishment stricter। अब ये इसको बाद में समझेंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं। When the भारतीय न्याय संहिता BNS took effect in 2024, कब आई वो इफेक्ट में, 2024 में। BNS Parliament effectively replaced section 124A with section 152 and increased the minimum sentence to 7 jail। और अगर ऐसा कोई करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जाता है जिस पर सेडिशन लॉ लगा दिया जाए, तो उसकी मिनिमम सेंटेंस पनिशमेंट कितनी बड़ी हो चुकी है, 7 ईयर्स की उसको जेल होगी। ओके, तो इसका मतलब यही है। हाउएवर लेटर न्यू क्रिमिनल लॉ कोड, बाद में न्यू क्रिमिनल लॉ कोड आया जिसको BNS बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। और रिप्लेस कर दिया उसने ओल्ड सेडिशन सेक्शन को, और एक और नया प्रोविजन ऐड ऑन कर दिया कि पनिशमेंट जो है वो और स्ट्रिक्टर बनाई जाएगी, क्या कि 7 ईयर्स की उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगी, जेल भी किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। कमिंग टू द सेकंड पैराग्राफ नाउ। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है, इट वॉज सेडिशन बाय द न्यू नेम। In February 2026, Chief Justice of India Surya Kant orally observed that the centre's promise is in 2022 to review the provision could not bind Parliament। अब इसका मतलब क्या है, राइटर आर्ग्यू कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, दैट ऑल्दो सेक्शन नंबर चेंज, हालांकि सेक्शन नंबर चेंज कर दिया गया था, द नेचर ऑफ द सेडिशन लॉ रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन जो नेचर है सेडिशन लॉ का वो तो सेम ही है ना, और इनफैक्ट उसमें पनिशमेंट भी बढ़ा दी गई। तो चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत स्टेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में is independent, the stated that parliament is independent, parliament जो वो independent है, free है, and not legally forced to follow the government's earlier promise to review the law। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट फ्री है और जो है किसी को लीगली फोर्स जो है नहीं बनाया जा रहा किसी पे जो फॉलो करे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट्स अर्लियर प्रॉमिस टू रिव्यू द लॉ। ठीक है, और बार बार जो है रिव्यू करे इस लॉ को। आगे देखते हैं। As if to release the pressure on courts,
some also effectively easing the country's passage into BNS era. On May 21, 2026, the court said that if an accused person has no objection, courts may proceed on cases involving Section 124A. एक और बात यहाँ पे सामने आई है, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Later, the court allowed old sedition trials to continue if the accused person agreed. अगर accused person agree हो जाता है तो उस पर जो पुराना वाला sedition law है उसी के खिलाफ उस पर trials लिए जाएंगे, चलेंगे. With the editorial beliefs indirectly help the transition to the new law system. तो इस ट्रांजिशन करने में टाइम लगेगा. अगर किसी को लगता है कि वो जो है एक्यूज पर्सन को कि वो उसके लिए एग्री हो जाता है वो पर्सन की ओल्ड जो है ये सेडिशन लॉ पे ही उस पर ट्रायल्स किए जाएं, तो वो जो है कोर्ट वैसे ही फैसला लेगी. कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है. चलिए देखते हैं. हाउएवर, दोनों में क्या फ़र्क है? ओल्ड सेडिशन लॉ, न्यू सेडिशन लॉ, जो ब्रिटिश रूल पे बना और अभी जो बना जिसमें नंबर्स चेंज हो गए, इसमें पनिशमेंट भी इंक्लूड हो गई, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इसलिए कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया. यहाँ पे आ रहा है ना लेटर द कोर्ट अलाउड, मतलब बाद में कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि सेडिशन ट्रायल्स उसी हिसाब से चलेंगे. अगर जो एक्यूज पर्सन है वो चाहता है कि ओल्ड सेडिशन लॉ पे चले तो उस पर भी हम ट्रायल्स करेंगे. हम आगे देखते हैं. हाउएवर, सच कंसेंट फ्रॉम द एक्यूज में बी कोर्स्ड, है ना. ये ऐसे कंसेंट लेना अक्यूज से कोर्स्ड है, स्पेशली इफ दे लैक रॉबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन, अगर उसके अंदर रॉबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बिकॉज द ऑल्टरनेटिव फॉर द इनकार्सिनेटेड पर्सन्स इज इंडेफिनाइट डिले. ठीक है, आगे देख इसका मतलब क्या है. बहुत ये भी बात यहाँ पे देख लेते हैं क्या है. फिर से यहाँ पे एडिटोरियल में जो है राइटर आर्ग्यू कर रहे हैं दैट द एक्यूज पर्सन एग्रीमेंट में नॉट बी ट्रूली वॉलंटरी. अगर एक्यूज पर्सन जो है ऐसा एग्रीमेंट देता है तो वो पूरी तरह से वॉलंटरी नहीं है. क्यों? क्योंकि पुअर प्रिजनर्स में फील फोर्स टू एग्री जस्ट टू अवॉइड एंडलेस डिले इन जेल्स. क्या होगा? जो पुअर पर्सन है ना वो कैसा फील करेंगे? उन पर फोर्स किया जाएगा. मे फील फोर्स्ड टू एग्री जस्ट टू अवॉइड एंडलेस डिले इन जेल, ताकि डिले ना हो उनके ट्रायल्स के अंदर, जेल्स के अंदर. तो वो हो सकता है ये वाला फैसला ले ले, इसलिए इसको ट्रूली वॉलंटरी नहीं माना जाए. द फ्रेज हॉब्सन्स चॉइस, यहाँ पे पहले ऊपर देख लेते हैं. इट इज़ इफेक्टिवली अ हॉब्सन्स चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स आउटकम्स. एक तरह से ये ना हॉब्सन्स चॉइस है, या तो बैड चुन लो या वर्स चुन लो. ठीक है ना, बैड और वर्स, लेकिन दोनों ही खराब है. ठीक है, बैड वर्स में आपको चूज करना है. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे राइटर? इट इज़ इफेक्टिवली ऑप्शन चॉइस. इसको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन चॉइस है, बैड या वर्स. ठीक है. Indeed, as the 2022 stay proposed the use of Section 124A pending constitutional challenge. How meaningful and accused a person's consent to trial can be where refusal may entail prolonged delay is unclear. अब क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे? ये तो आपको समझ में ही आ गया था. जो फ्रेज है ऑप्शन चॉइस मीन्स देर इज नो रियल चॉइस बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर हार्मफुल, है ना. वही बात हो गई. ये तो वही वाली बात है ना कि क्या कहते हैं, बैड और वर्स दोनों ही खराब है. तो क्या कह रहा है? अब आप चाहे पुराना वाला सेडिशन लॉ अब बोलता है अगर एक्यूज तो उसमें भी वो फंसेगा, और नया वाला बोलता है सेडिशन लॉ तो उसमें भी वो फंस जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? देयर इज नो रियल चॉइस. अच्छी चॉइस है, रियल चॉइस नहीं है, क्योंकि दोनों ही हार्मफुल जो है यहाँ पे कंडीशन है, ऑप्शन है. देयरफॉर यहाँ पे एक और बात सामने आ रही है, वो क्या है? देयरफॉर द आर्टिकल क्वेश्चंस वेदर सच कंसेंट हैज़ एनी जेन्युइन मीनिंग. ऐसे कंसेंट करने का कोई जेन्युइन मीनिंग है? व्हेन द पर्सन इज अंडर प्रेशर एंड लैक्स लीगल सपोर्ट. जब जो पर्सन जो है वो लीगल सपोर्ट में आ जाए, सपोर्ट ना हो उसके पास, प्रॉपर लैक सपोर्ट ना हो, लीगल सपोर्ट, और प्रेशर में आ जाए, तो क्या ये कंसेंट देना सही है, जेन्युइन मीनिंग है? वो ये बात पूछ रहा है, कह रहा है. अब आगे देखते हैं. C.G. Wombatkerey also provided those charged with sedition to move for bail, meaning liberty rather than restoring proceedings was the intended remedy for the frozen trials. अब क्या कह रहे हैं? Earlier Supreme Court discussion mainly focused on protecting personal liberty by allowing accused person to seek bail instead of restarting trials immediately. पहले क्या होता था, कोर्ट जो है ना डिसीजन लेती थी और उसमें क्या होता था, मेनली फोकस किया जाता था कि पर्सन की जो लिबर्टी है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसकी फ्रीडम प्रोटेक्ट रहे, और अलाउ किया जाता था अक्यूज पर्सन को कि वो बेल भी ले सकता है इंस्टीड ऑफ रीस्टार्टिंग ट्रायल्स इमीडिएटली. यानी ये एकदम से उसके ट्रायल्स को रीस्टार्ट नहीं किया जाता था एकदम से, या फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं होती थी 7 ईयर्स की जो बढ़ गई है, लेकिन पहले ये सारी उसकी चीज़ों को देखा जाता था, उसे फ्रीडम प्रोवाइड होती थी, उसे लिबर्टी दी जाती थी, और उसे बेल भी दिया जाता था. अब ऐसा नहीं है. जो नया जो उन्होंने सेशन में इंक्लूड किया है उसमें ऐसा नहीं है, आपको मैंने पहले बताया था. द मेक क्लैरिफिकेशन स्विंग्स इन द अदर डायरेक्शन.
and also stands in contrast to the bail in the rule principle that the court recently reinforced in Syed Iftikhar and Rabi. हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बट द न्यू क्लैरिफिकेशन सीम्स अपोजिट, जो न्यू क्लैरिफिकेशंस हैं वो अपोजिट लग नज़र आ रही हैं, क्योंकि इट अलाउज ट्रायल्स टू कंटिन्यू विदाउट स्ट्रांगली प्रोटेक्टिंग फ्रीडम थ्रू इजी बेल्स। क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि अब जो ट्रायल्स हम देख रहे हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू किया जा रहा है कि उन ना तो एक्यूज पर्सन की ना तो उनकी फ्रीडम देख रखी जा रही है, प्रोटेक्ट की जा रही है, और ना ही उनको ईजी बेल दिया जा रहा है। ठीक है, एक्यूज पर्सन को ईजी बेल पे भी उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, टेम्पररी रिलीजमेंट नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं, और ऐसा कहाँ देखा गया है? सैयद इफ्तिकार अंदराबी के केस के अंदर। इफ़ द कोर्ट विश टू प्रिजर्व एजेंसी, अगर कोर्ट चाहे प्रिजर्व करना एजेंसी को, इट शुड हैव पेयर्ड कंटिन्यूएशन विद द प्रिजम्पशन ऑफ बेल। अब क्या मतलब है? एडिटोरियल बिलीव्स कर, एडिटोरियल बिलीव मतलब कि एडिटर अपनी बात क्या कह रहे हैं कि एडिटर बिलीव करते हैं दैट द कोर्ट शुड हैव ऑटोमेटिकली फेवर्ड बेल, ऑटोमेटिकली जो है बेल को दे देना चाहिए, इफ़ इट ट्रूली वांटेड टू प्रोटेक्ट द फ्री चॉइस, अगर वो सच में प्रोटेक्ट करती है फ्री चॉइस पर्सन की और डिग्निटी, ठीक है, एक्यूज पर्सनस की। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उन्हें जो है बेल एटलीस्ट दे देनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द 2022 स्टे वाज also intended to annul the chilling effect of the charge of sedition on free speech। यहाँ पे क्या बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्या कहा है, एम टू रिड्यूस, ताकि रिड्यूस किया जाए फियर अमंग सिटीजन सो दैट कुड स्पीक फ्रीली विदाउट वरिंग अबाउट सडिशन चार्जेस। मतलब कोर्ट ने ऐसा पहला जो है बोला है, करा है कि लोगों के बीच में ऐसा फियर ना हो, डिस्करेजमेंट ना हो कि वो अपनी जो है जो राइट है उनका फ्रीडम टू स्पीक वो ना यूज़ करें और ना बोलें। ठीक है, और वरिंग ये सोचते हुए ना बोलें कि सेडिशन चार्जेस उन पे लग जाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट ये बात भी क्लियर, यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी करा है कि उनको जो है अलाउ किया है कि लोग जो है बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, नाउ वेल्दियर और पॉलिटिकली कनेक्टेड एक्यूज पर्सन में सिक्योर बेल थ्रू सस्टेन्ड लिटिगेशन एंड वेट आउट प्रोसीडिंग्स आउटसाइड द प्रिजन, वेयर एज पुअर प्रिजनर्स who are unable to secure bail will be compelled to consent to a trial if only to object a verdict। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि अभी जो रिच हैं और इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं कैन अफोर्ड लॉन्ग लीगल बैटल्स वो अफोर्ड कर लेते हैं, और आउट प्रिजन के बाहर भी रहते हैं, आते रहते हैं बेल पे ना, टेम्परेरी उनको बेल मिल जाती है, किसको? रिच पीपल को और इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को। यहाँ और क्या बात हो रही है? उन्हें कंपेयर किया जा रहा है पुअर पीपल से, पुअर प्रिजनर से। वाइल पुअर प्रिजनर्स में फील फोर्स्ड, उनको फोर्स्ड फील किया जाएगा, ऐसा लगेगा कि उनको फोर्सफुली कराया जा रहा है, एंड फोर्स टू कंटिन्यू ट्रायल्स जस्ट टू एंड सर्टेनिटी, बस उनको अनसर्टेन रखते हुए, एक दिलासा देते हुए, एक उम्मीद में रखते हुए उनको ट्रायल्स की और उन पे ये बार बार जो है प्रोसेस किया जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा उनको, ना उनको लीगल बैटल्स उनकी लंबी हो जाएंगी। बल्कि जो रिच हैं, इन्फ्लुएंशियल्स हैं, वो जो है अफोर्ड कर सकते हैं और जो है उनको ट्रायल्स भी, बेल भी मिल जाती है। आगे देखते हैं, एज अ रिजल्ट लिबर्टी को डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ लेजिटिमेट रादर देन लीगल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बात हो रही है लिबर्टी की, लिबर्टी की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं राइटर? दिस क्रिएट्स इनइक्वालिटी, ये जो पुअर और रिच के बीच में इस तरह से वो इजीली जो है अपने चार्जेस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, और जो है उनको बेल भी इजीली मिल जाती है। तो क्या कह रहे हैं राइटर कि एक इक्वालिटी क्रिएट क्या कर रहे हैं? इनइक्वालिटी, बिकॉज फ्रीडम में डिपेंड मोर ऑन मनी, क्योंकि अब जो है जो आज़ादी है वो किस पे डिपेंड करती है? पैसे पे और इन्फ्लुएंस पे, rather than the fairness and justice। Okay, coming to the last paragraph now. Finally, if the state knows that cases involving constitutionally contested offences can remain in limbo while the accused persons are incarcerated, there is a preserved incentive for a bad faith state actors to not resolve the underlying uncertainties quickly। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वार्न कर रहे हैं यहाँ पे एडिटर, है ना, वार्न क्या? दैट गवर्नमेंट में इंटेंशनली डिले सॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज इफ अक्यूज पर्सन कंटिन्यू सफरिंग इन जेल विद डिले। ठीक है, अगर एक्यूज पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूसली सफ़र कर रहा है ना, जेल के अंदर ड्यूरिंग द डिले, तो क्या करना चाहिए? क्या वार्न कर रहे हैं? दैट गवर्नमेंट में इंटेंशनली डिले सॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़। तो यहाँ पे एक बात ये कह रहे हैं एडिटर कि गवर्नमेंट जानबूझ के भी इंटेंशनली डिले कर सकती है, ठीक है, सॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़। किस चीज़ को डिले कर सकती है? वो जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ को सॉल्व करने के लिए, अगर एक्यूज पर्सन जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी सफरिंग जेल के अंदर, तो जानबूझ के भी इन ऐसे केसेस को डिले कर सकती है।
instead of determining once and for all final sedition as a criminal offense is unconstitutionally sustainable, the court has passed the burden to the accused and declined to do its own duty. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट उन्होंने ये बता दिया कि भाई इंटेंशनली भी ऐसा काम कर सकती है. दिस क्रिएटेड अ डेंजरस सिचुएशन वेयर अथॉरिटीज बेनिफिट फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इंस्टीड ऑफ रिजॉल्विंग द ऑनेस्टी क्विकली. अब यहाँ पे क्या हो, एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी जिसमें अथॉरिटीज़ को क्या है, फ़ायदा लेंगी वो, है ना. ऐसे दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के, दूसरे पे ट्रेडिशन चार्जेस लगा के, झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको बंद करके, स्पेशली जो पुअर पीपल हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, है ना, तो वो क्या करेंगी, अथॉरिटीज़ बेनिफिट करेंगी किस पे, अनसर्टेनिटी पे, इंस्टीड ऑफ रिजॉल्विंग इट ऑनेस्टी एंड क्विकली. उसको ऑनेस्टी और क्विकली सॉल्व नहीं करेंगी केस को, और उस पर क्या करेंगी, बेनिफिट करेंगी. द राइटर फाइनली क्रिटिसाइजेज, अब राइटर यहाँ पे फाइनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे फॉर अवॉइडिंग अ फाइनल क्लियर जजमेंट ऑफ सेडिशन, ताकि अवॉइड करें ये फाइनल क्लियर जजमेंट सेडिशन के ऊपर, एंड प्लेसिंग द बर्डन ऑन द ऑर्डिनरी अक्यूज पीपल इंस्टीड. और ये बर्डन भी हटा दें, ठीक है, किस पे, ऑर्डिनरी अक्यूज पीपल पे. ठीक है, क्या चीज़, दो चीज़ें बोली उन्होंने, एक तो अवॉइड करें क्लियर फाइनल क्लियर डिसीजन जजमेंट की, एकदम से जजमेंट ना लिया जाए, एकदम से उन पे जो है क्लियर जजमेंट ना ली जाए, इतनी ज़्यादा उनको पनिशमेंट ना दी जाए, उनको फोर्स नहीं किया जाए. और दूसरी चीज़, बर्डन ना डाला जाए किस पे, ऑर्डनरी अक्यूज पीपल्स के ऊपर, इस चीज़ को लेकर. ठीक है, दिस इज़ दी होल एडिटोरियल ऑन द सेडिशन. इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड जल्दी से देख लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. सेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फ्री स्पीच, चिलिंग इफेक्ट, कोएर्सिव कंसेंट, बेल जुरिस्प्रूडेंस, लिबर्टी, judicial review, constitutional challenge, rule of law, due process, criminal jurisprudence, incarceration, dissent, legal representation, procedural justice, fundamental rights, judicial accountability, पार्लियामेंट सोवरेनिटी, एक्सेस टू जस्टिस. इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन आंसर इजीली फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, लिख भी आएंगे और आंसर भी कराएंगे. अब देखिए क्वेश्चन आंसर सी सेट का देखते हैं पहले. एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट allowing sedition trials to proceed based on the accused person's consent may weaken constitutional safeguards. है ना, वही बात आ गई, अगर accused person से consent लेके काम किया जाएगा और ट्रायल्स प्रोसीड किया जाएंगे, कि वो न्यू लॉ पे चाहता है सेडिशन या ओल्ड सेडिशन चार्जेस पे जो है वो अपने ट्रायल्स को चाहता है, वो जो केस है उसको देखना चाहता है, तो इससे क्या होगा पता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्यूज पर्सन की राय लेते हुए काम करेंगे. Which of the following assumptions is most essential for the author's argument to hold? Read these options and answer me. So what will be the right answer? B is the right option according to the question asked. Okay, part नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को देखते हुए, रेफरेंस करते हुए आपको बताना है, ये स्टेटमेंट्स पहले पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है. रीड द ऑप्शंस. आंसर बी. ठीक है, ऑप्शन वाला जो है बी वो सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर which one of the following situations most directly creates the possibility of coerced procedural consent? Coerced procedural consent. Read the options. B is the right answer. ठीक है, when legal proceedings are indefinitely suspended while personal liberty remains restricted. Okay, आगे देखते हैं. Consider the following statements regarding the relationship between liberty and criminal procedure.
Read these options, answer me what are the, which one is correct according to you. Read the option and क्वेश्चन अगेन. क्या पूछ रहे हैं? रिलेशनशिप पूछ रहे हैं लिबर्टी और क्रिमिनल प्रोसीजर के बीच में. कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? ए. ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है. अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिलेज फाइनल एडजुडिकेशन on the validity of the controversial criminal law for several years. During this period, accused persons continue facing imprisonment and expensive litigation. Which principle is most likely challenged, directly challenged in such scenario? Okay, read the question again and options answer me. So, what will be the right answer? C. Substantive access to justice. Next, which of one of the following best explains why vague or constitutionally disputed criminal provisions may produce a chilling effect in democracies? Read the options. Answer is A. Okay. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इफेक्ट्स द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ द एडिटोरियल? क्या सेंट्रल आर्गूमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है एडिटोरियल का? रीड द ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी. What will be the answer? C is the right answer. C option is correct. Assertion and reason. Let's see first assertion. The editorial suggests that poor accused persons are more vulnerable within delayed judicial processes. ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है एडिटोरियल में. इसका रीज़न देखते हैं. इकोनॉमिकली वीकर accused persons may consent to trial primarily to escape indefinite incarceration. क्या इसका रीज़न जो है वो स्टेटमेंट का ऊपर assertion का सही है? रीड दी assertion region statements and options, then give me your answer. Because you have to think properly and whatever is written in the editorial you have to analyze it. Analyze करने के बाद ही आप इसका भी आंसर सही दे सकते हैं, और ये आता ही आता है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके. ठीक है, दे चेक योर थिंकिंग पावर, लॉजिकल एंड एनालिटिकल पावर. इसी से आपकी जो है ये सब चीज़ें वो चेक कर लेते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में. तो ये अगर आपको समझ में आ गया, एडिटोरियल समझ में आ गया, आरसी समझ में आ गया, पैसेज समझ में आ गया, तो आप इसका आंसर भी इजीली समझ दे देंगे. क्या है इसका आंसर? ए. बोथ ए एंड आर ट्रू. जो ए की जो रीज़न जो है वो सही क्या है, एक्सप्लेनेशन है असर्जन का. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, इनमें से अगर कोई सही है, would most weaken the editorial criticism of the court's clarification. कौन सा कमज़ोर कर सकता है? अगर इनमें से कोई सही है तो कौन सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है एडिटोरियल क्रिटिसिज्म को? किसके ऊपर क्रिटिसिज्म पे? द कोर्ट्स क्लैरिफिकेशन पे. ठीक है, रीड द ऑप्शंस और आंसर करें मुझे विच वन इज़ करेक्ट. क्या है आंसर? ए. मोस्ट एक्यूज पर्सन वॉलंटरली रिक्वेस्टेड स्पीडी कंप्लीशन ऑफ देयर पेंडिंग ट्रायल्स. ठीक है. नेक्स्ट, ये फ्रेज था ना हॉब्सन्स चॉइस, मैंने आपको इडियम्स में कराया था वोकैबुलरी पार्ट में. इन द एडिटोरियल मोस्ट नियरली इम्प्लाइज, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा, सबसे करीबी, नियरली इम्प्लाइज मतलब सबसे ज़्यादा करीबी इम्प्लाई हो रहा है एडिटोरियल में ऑप्शंस चॉइस ये फ्रेज. रीड द ऑप्शंस. So yes, what will be the answer of this question? B is the right answer. A deceptive appearance of choice where no genuine alternative exists. Okay, so this is the whole editorial analysis. And sedition law,
सेडिशन चार्जेस क्या होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना समझना. दैट इज़ वाई आई चोज दिस एडिटोरियल फ्रॉम दी हिंदू न्यूज़पेपर. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल. सबको समझ में भी आया होगा और अच्छे से आप जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडिटोरियल समझने से पहले जितनी भी उसकी वोकेबलरी है वो आप अच्छे से कवर अप कर लें, समझ लें. उसके बाद जब आप रीड करते हैं एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल, तो उसको समझें उस हिसाब से कि क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है. उसके स्ट्रक्चर और पैटर्न पर फोकस करें क्योंकि वही आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है. और जब आप रीड करेंगे वोकेबलरी को समझते हो तो वो आपको समझ में आ जाता है. देन आता है क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट, जो भी वो भी इम्पोर्टेंट है. अगर आपने पैसेज को अच्छे से एनालाइज कर लिया, किसी भी आर्टिकल को एनालाइज कर लिया, तो क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाते हैं समझना और करना. तो दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल ऑफ द पैसेज. Thank you for watching. Thank you for supporting also. All the new aspirants, like, share, and subscribe. Please press up the bell button for the updates. Whatever I'm giving you updates, you will get it the same time. Updates के लिए follow करने के लिए ना notices के लिए आप bell button को press कर दें. And have a nice day ahead. Thank you for watching. जय हिंद जय भारत.